तो यारो कैसे हो सब लोग। वन पीस मांगा का चैप्टर नंबर 1138 आ चुका है एंड चैप्टर आया है या बवाल आया है मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें पता चली है इस चैप्टर में जो ये प्रूफ करती है कि आखिर क्यों वन पीस ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम है। चैप्टर में हमें उस मिस्टीरियस मैन का भी झलक देखने को मिला है और साथ में वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में भी बहुत कुछ पता चला है जो इस चैप्टर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। चैप्टर का नाम है हार्ली टेक्स्ट और चूंकि हार्ली टेक्स्ट को यहाँ पर मेंशन किया गया है इसलिए पूरी तरह खुद को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आगे एंशिएंट टाइम के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। चैप्टर के कवर पेज पर लिखा हुआ है द बेस बिलोंग्स टू हुज हू। बहुत समय से ये स्पेक्युलेशन चल रही थी ये हुज हू का ही बेस है और तुम लोग को ये कैरेक्टर याद नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक एक्स मरीन रह चुका है जो हमें तब दिखाया गया था जब शैंक्स निका फ्रूट को स्टील करने गया था। उस समय ये CP9 का एक मेंबर था और चूंकि हुज हू एक ओनी है इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वानो चला आया जहाँ पर काइडो का राज चल रहा था। मतलब चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लोकी का मार मार के इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है कि बेचारा ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। स्टिल लोकी सैमरॉक से बोलता है कि तू शैंक्स के थूक बराबर भी नहीं है और तुझे सच में लगता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस है। जिसके जवाब में सैमरॉक कुछ नहीं बोलता बट गन को बोलती है कि तेरा इससे कोई लेना देना है नहीं, इसलिए अपनी औकात में रह। लोकी सैमरॉक से बोलता है कि मैं तुझे दोस्त नहीं दे रहा बट एक ग्रेट पायरेट, और यहाँ पर उसने शैंक्स को मेंशन किया है, और एक सेलेस्टियल ड्रैगन, ये दोनों ही जन्मों जन्मांतर के लिए एक दूसरे से अपोजिट हैं और साथ में ये लोगों के लिए थोड़ा अजीब नहीं होगा। जिसके जवाब में सैमरॉक फाइनली कुछ कहता है। वो कहता है कि तुम जिस महान पायरेट की गुणगाथा गा रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है और फिलहाल के लिए वो थोड़ा अभी भटका हुआ है। एक समय पर वो होली लैंड ऑफ मरीजवास पर रहने आया था। मोस्ट प्रोबेबली वो रोजर के मरने के बाद ही गया होगा। आगे सैमरॉक शैंक्स को मेंशन करते हुए कहता है बट लगता है कि उसे एक भगवान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे शायद इस कचरे से भरी दुनिया में ही रहना ज्यादा पसंद है। अब कुछ है बात करने को। सबसे पहले तो ये कि लोकी का ऑब्जर्वेशन हाकी कोई मजाक नहीं है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधे होने के बाद भी लोकी सैमरॉक का फेस देख पा रहा है और पिछले चैप्टर में तो उसने गंको के एक एक मूव को भी प्रेडिक्ट कर लिया था। और यदि ये ऑब्जर्वेशन हाकी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके आंखों से रिलेटेड कोई पावर्स है उसके पास, इसलिए शायद एल्वा ऑफ जायंट्स ने उसके आंखों पर पट्टी बांध दिया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इन फ्यूचर। दूसरा, सैमरॉक शायद शैंक्स से नफरत नहीं करता है, वो बस इस दुनिया के लोगों से नफरत करता है। वो यहाँ के लोगों को एक दलदल की तरह समझता है जिसमें उसका भाई डूबता ही चला जा रहा है। बैक टू द टॉपिक। तो लोकी जब ये सब कुछ सुनता है तो वो लिटरली सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि मैं तुम दोनों भाइयों से नफरत करने लग गया था बट शैंक्स तुम लोगों से डिफरेंट है। इन सब के बाद लोकी उन दोनों से बोलता है कि अगर मेरी ये जंजीरें खुल गई और मैं बाहर आ गया तो जो तूने मेरे पालतू जानवरों के साथ किया है ना उसका बदला मैं किलोग्राम के भाव से लूंगा। सैमरॉक बोलता है कि क्या तू मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद गंको सैमरॉक से बोलती है कि कैप्टन आपको इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सैमरॉक बोलता है हाँ मैं जानता हूँ और मैं इस नाली के कीड़े के लिए अपना हाथ गंदा भी नहीं करने वाला, बल्कि ये तो मेरे हाथ से मरना भी डिजर्व नहीं करता है कि नहीं सर्बिरस। एंड देन सैमरॉक अपने स्वॉर्ड से सर्बिरस को समन करता है। ये सर्बिरस अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये हमें सबसे पहले थ्रिलर बार्क आर्क में दिखाया गया था जिसका शरीर तो एक ही था बट उसका हेड 3-3 था। सर्बिरस ग्रीक माइथोलॉजी से भी कनेक्टेड है और तुम्हें ज्यादा जानना है तो गूगल कर सकते हो। बैक टू द टॉपिक। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि सैमरॉक की तलवार ने कोई डेविल फ्रूट खाया है तो शायद तुम लोग गलत हो, क्योंकि जब सैमरॉक सर्बिरस को समन करता है तब वहाँ पर कोई भी ऐसा टाइटल नहीं आया था कि वहाँ पर किसी ने कोई डेविल फ्रूट खाया हो। लोकी जब ये फील करता है कि उसके सामने क्या है तो उसकी लिटरली गांड फट जाती है, क्योंकि ये सर्बिरस तो है बट थ्रिलर बार्क आर्क वाला नहीं। ये अपना ही एक डेमोनिक फॉर्म को अचीव किए हुए है और साथ में इसके पास ब्लैक क्लाउड्स भी है। जैसे अपने लूफी के पास आ जाता है गियर 5 अनलॉक करते ही व्हाइट क्लाउड्स, वैसे ही इन लोगों के पास भी है और मोस्ट प्रोबेबली इसे इमू से ही पावर्स मिलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सर्बिरस के मुंह से एक तलवार बाहर निकलती है। आई मीन वो खुद को तलवार से बाहर निकालते हैं और लिटरली उनके मुंह से भी तलवार बाहर निकल रही है। मैंने जब इस पैनल को देखा था तब मैं भी शॉक हो गया था। मुझे लगा नहीं था कि सैमरॉक इतनी जल्दी अपने पावर्स को दिखाने वाला है। आगे के चैप्टर में भी शायद इसके पावर्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। सैमरॉक बोलता है कि तू मुझे मारना चाहता है ना, तो जब भी तेरा मन करे आ जाइयो बैटलफील्ड में, अगर यहाँ से जिंदा बच गया तो। एंड देन सैमरॉक सर्बिरस को खुला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सर्बिरस तीनों तलवार एक साथ लोकी के सीने में घुसेड़ देता है। इसके बाद वहाँ पर सिर्फ खूनम खून ही बच जाता है। सैमरॉक जाते जाते गंको को बोलता है कि हमें एक और मेंबर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें एक और गॉड्स नाइट का मेंबर दिखने वाला है। गंको हाँ तो बोल देती है बट वो पूछती है कि आखिर मैं कॉल किसे लगाऊं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर सैमरॉक का माइंडसेट भी देखने को मिलता है जो बिल्कुल भोजपुरी फिल्म की विलन्स की तरह है, यानी अगर चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो किसी सिविलियंस के बच्चों को किडनैप कर लो। सैमरॉक जायंट्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट से जोड़ने के लिए डर्टी ट्रिक यूज करेगा जो कि है एल्वाफ के बच्चों को किडनैप करना। और कसम से वन पीस जैसे ग्रेट
पीक मांगा में मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि बच्चों को किडनैप करने वाला लेमेस्ट तरीका भी ऐड किया जाएगा। वेल पैनल को देखकर तो ये साफ पता चल रहा है कि होली नाइट अब पूरी तरह से मूवमेंट में है, यानी कि अब ड्रैगन का भी बहुत जल्दी खड़ा होने वाला है। मैं खुद चाहता हूँ कि ड्रैगन के पावर्स को भी दिखाया जाए, क्योंकि शैंक्स के पावर को दिखा दिया गया है। इवन सैमरॉक जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ था उसके पावर्स की भी झलक मिल चुकी है, बट ड्रैगन के बारे में तो हमें झांक नहीं कुछ पता है। वेल आगे हम देखते हैं कि आउट कासल के बाहर लूफी उन जायंट्स से मिलता है और वो बोलते हैं कि उन्हें शैंक्स ने कूटा है। लूफी बोलता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि वो शैंक्स होगा। उसके जवाब में वो जायंट्स बोलते हैं कि शैंक्स एल्बाफ पर आते जाते रहता है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसके चेहरे को ना पहचाने। तभी जोरो बोलता है कि ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, जो बंदा यहाँ आते जाते रहता है और रिसेंटली वो यहाँ से गया है वो इस तरह यहाँ आके भसर मचाएगा। तो वहीं पर लूफी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग चाहे जो भी कहो पर इस बार गंगाधर शक्तिमान नहीं है, शैंक्स सुपर कूल है और वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। नामी हंसते हुए तो बहुत ज्यादा प्यारी लगी रही है, पर वो बोलती है कि तुम्हें उस पर इतना ज्यादा भरोसा है। जिसके बाद लूफी नामी के ऊपर ही चढ़ जाता है और बोलता है कि यदि कोई टेलमेयर के बारे में ऐसा बोलता तो तुम्हें कैसा लगता। और नामी बोलती है टेलमेयर नहीं बेवकूफ, इट्स बेलमेयर। वो जायंट बोलता है कि हो सकता है कि उसका कोई भाई भी हो। जिसके जवाब में लूफी बोलता है कि अगर उसका कोई भाई है भी तो वो भी एक अच्छा आदमी ही होगा। लूफी बोलता है कि मुझे शैंक्स के फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट वो रॉजर के क्रू का मेंबर था और वो लोग ही उसका एक परिवार थे एक्सेप्ट बगी। एंड जब लूफी ये बातें बोल रहा था तभी एक मिस्टीरियस आदमी आउट कासल के बाहर हमें दिखाया जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली गावान हो सकता है। इसके बाद ट्रेजर ट्री एडम के पास हमें रिप्ली और फ्रैंकी भी दिखाए जाते हैं एंड फ्रैंकी एडम ट्री के साइज को देखकर फुल ऑन सरप्राइज्ड है और कहता है कि ब्लैक मार्केट में हमें इसका अच्छा खासा रेट मिल सकता है। तब रिप्ली मुस्कुराते हुए कहती है कि तब तो मुझे भी इसे बेचना चाहिए। फ्रैंकी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि साउल ने मुझे सीधा इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यहाँ की चीजों को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। फ्रैंकी आगे कुछ देखता है कि कुछ एक मोरल जैसा कुछ है। रिप्ली बताती है कि युगों पहले कुछ बच्चों ने इस ग्राफिटी को बनाया होगा अपने इमेजिनेशन को दिखाने के लिए और यहाँ के कल्चरल वैल्यू के चलते ये हमारे लिए भी खास हो गया। रिप्ली बोलती है कि ये करीब करीब 800 से 900 साल पुरानी हो सकती है, जो बिल्कुल वर्ल्ड सेंचुरी के बीच में पड़ता है। एंड ये सुनने के बाद जो हाल फ्रैंकी का हुआ है वैसा ही हाल मेरा भी हुआ था। फ्रैंकी बोलता है कि तब तो हमें इसे रॉबिन को दिखाना ही चाहिए। फ्रैंकी आगे बोलता है कि ये ड्राइंग कुछ अजीब नहीं है एल्बाफ के लोगों के हिसाब से। तब रिप्ली समझाती है कि ये अलग अलग रेसेस से बिलोंग करते थे और इसलिए मेरा मानना है कि ये कुछ बच्चों का इमेजिनेशन ही होगा। इसके बाद और लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें रॉबिन कहती है कि अच्छा तो ये है हार्ली टेक्स्ट। सॉल बोलता है कि टॉम ने यहाँ के मिथ्स को प्रिजर्व किया था इसलिए एल्बाफ के वॉरियर्स इसे मानते हैं। यहाँ ये भी पता चलता है कि अलग अलग जायंट्स के बीच अपनी अपनी थ्योरी है सन गॉड को लेकर। रॉबिन बोलती है कि क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ और सॉल बोलता है कि तुम यहाँ कुछ भी कर सकती हो विदाउट एनी कॉस्ट। सॉल आगे बोलता है कि नैरेटिव ने इसे 3 वर्ल्ड में बांटा है और तीसरा वर्ल्ड प्रेजेंट डे या फ्यूचर को प्रेफर कर रहा है। रॉबिन पढ़ना चालू करती है द फर्स्ट वर्ल्ड द अर्थ बर्न्ड इन एंडलेस फ्लेम एंड देन हमें ये सीन दिखाया जाता है। तुम लोगों को भले ही एक पेज लग रहा हो चैप्टर का, बट ये वन पीस की एंडिंग है। इस पैनल से हमें रेफरेंस मिल रहा है कि वन पीस के वर्ल्ड में बिगेस्ट वॉर हो चुकी है और एक नहीं वो भी 2 और तीसरा वॉर होने वाला है। इन तीनों वर्ल्ड के वॉर को एक्सप्लेन किया गया है इस फोटो में, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। तुम चाहो तो किसी और के वीडियो में जाकर समझ सकते हो। मुझे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड करना है क्योंकि ऐसे ही ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है एंड मैं बहुत ज्यादा लेट भी हो गया हूँ वीडियो को अपलोड करने में। वेल इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीक भी कोई ब्रेक नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी 4 चैप्टर एक साथ पढ़ के, क्योंकि बहुत सालों बाद 4 चैप्टर एक साथ आया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।